सिलिकॉन के यूजेस ऑफ सिलिकॉन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, क्या क्या यूजेस हैं, पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए। ये मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं इसके हवाले से। पहला यूज़ सिलिकॉन का किस में इस्तेमाल किया जाता है? मेकिंग एलॉयज़। एलॉयज़ बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एलॉयज़ क्या हैं? थिंग्स की चीज़ें हैं कुछ। ये कैसे बनती हैं और किन से बनती हैं ये चीज़ें? ये मेटल्स और मेटल्स को मिला के बनती हैं, ठीक है, या फिर ये मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स इनको मिला के बनती हैं। या तो आप मेटल्स को मेटल के साथ मिला दें या मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ मिला दें। समझ में आ रही है बात? तो जो चीज़ बनेगी वो एलॉय कहलाएगी। इसमें हमारे पास कुछ एलॉयज़। अब ये बनाने का तरीक़ाकार क्या है? एलॉयज़ बनाने का तरीका ये है, मेटल्स और मेटल्स में जैसे कि आप देखें ब्रॉन्ज़ जो है ये क्या है? ये एक एलॉय है। ये कैसे बनता है ब्रॉन्ज़? इसको बनाने के लिए आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए? कॉपर। कॉपर आपको पता है मेटल है एक, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? बिजली की तारें जो होती हैं उनके अंदर जो मेटल इस्तेमाल होता है वो कॉपर होता है। कॉपर की वायर्स, कॉपर की वायर ले लीजिए। टिन दूसरा मेटल ये है। ये दोनों मेटल्स बाज़ार से ले आइए, एक बर्तन में रखिए इन दोनों को। उसके बाद नीचे आप हीट दीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए इसको हीट मिलेगी तो उसके बाद क्या होगा? एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो कि इनका दोनों का अलग अलग होगा मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये दोनों मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो इनको मेल्ट होने दीजिए। जब ये दोनों मेल्ट हो जाएं, मेल्ट होने के बाद क्या होता है? सॉलिड को अगर मेल्ट कर दिया जाए वो पिघल जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। जब ये दोनों सॉलिड मेटल जो है वो पानी बन जाएं, लिक्विड बन जाएं, तो उसके बाद आपस में क्या होंगे? ये मिक्स हो जाएंगे। दोनों सॉलिड तो मिक्स नहीं हो सकते ना भाई, ये भी एक सॉलिड अलग चीज़ है कॉपर का पीस, और ये दूसरा भी सॉलिड है। कैसे मिक्स करेंगे इनको? हाँ, ये जब पानी बन जाएंगे, पानी तो नहीं बनेंगे, पानी जैसे बन जाएंगे, यानी कि लिक्विफाई हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब आप इसको चूल्हे पर से हटा दीजिए। उसके बाद क्या होगा? ये ठंडा होगा। ठंडा होने पे अल्टीमेटली दोबारा ये लिक्विड से क्या बनेगा? ये सॉलिड बन जाएगा पिघल के। अब ऐसा तो नहीं रहेगा ये, हम सपोज करते हैं ये बन गया। अब ये जो चीज़ बनी है ये क्या कहलाएगी? ये एलॉय कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये एलॉयज़ बनाने में जो है वो सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन का कैसे यूज़ होता है ये तो भी बता देता हूँ। एलॉय आपको समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ अब जो बनी है ये बेसिकली मिक्सचर है दो मेटल्स का, एक कॉपर हो गया, टिन हो गया। इनको पिघला के हमने मिक्स कर लिया आपस में और एक नई चीज़ जो बनी वो एलॉय कहलाई। ये इस किस्म के एलॉय को, जिसमें एक चीज़ तो कॉपर होती है और दूसरी टिन होती है, इसको हम ब्रॉन्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज़ कहते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास जिसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, ये स्टील है। आपको पता है स्टील जो है वो बड़ी मजबूत चीज़ होती है, स्टील के बर्तन भी होते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? ये बनता है आयरन को मिलाते हैं हम, आयरन और कार्बन को, यानी आसान लफ्ज़ों में कोयले को। कोयला जो होता है ना, कोयला, कार्बन और ये आयरन। कोयला मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कार्बन की एग्जैक्ट कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है उसका मुझे खुद भी नहीं पता, सॉरी। तो आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि स्टील बनाने में कार्बन की कौन सी टाइप इस्तेमाल। कार्बन तो बहुत सारी किस्मों के हैं, एलिमेंटल फॉर्म भी है और जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में भी कार्बन मौजूद है। सॉरी, कंपाउंड नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में ही होगा। एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी हैं। पिछली वीडियोस में पूरी सीरीज़ बनाई है कार्बन की, अभी आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर हमारे पास डायमंड की फॉर्म में भी है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी है, बकी बॉल्स की फॉर्म में भी है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। फिर कार्बन की एमोर्फस फॉर्म्स जो हैं, पाउडर वाली शक्लें जो हैं, जिनकी क्रिस्टलाइन शेप नहीं है, उनमें हमारे पास चारकोल आ जाता है, ब्लैक चारकोल आ जाता है, ब्लैक कार्बन, कार्बन ब्लैक आ जाता है, और ये
5-6 किस्मों के कार्बन है ये, तो इनमें से ही बहरहाल कोई ना कोई किस्म जो है वो लेंगे आप और आयरन के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह बिल्कुल इसको हीट देंगे, इसको पिघलाएंगे। जब ये दोनों जो है वो मॉल्टन फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर ये जो मिक्सचर बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये एलॉय कहलाएगा। याद रहे ये जो एलॉय बना है, अब इसका नाम आपने क्या रखा है, इसका नाम आपने स्टील रखा है। समझ में आ गई बात। और स्टील एक ऐसा एलॉय है जो किससे बना है, एक तो मेटल है इसके अंदर आयरन और दूसरा है कार्बन। इसमें मेजर क्वांटिटी जो है वो आयरन की होती है स्टील के अंदर, और ब्रॉन्ज के अंदर जो मेजर क्वांटिटी होती है वो कॉपर की होती है। समझ लें कि 90% कॉपर है तो 10% यहाँ पे टिन होगा ब्रॉन्ज में, और स्टील में 90% आयरन है तो 10% कार्बन होगा। इन्हीं में ये सिलिकॉन को मिक्स किया जाता है साथ, किस लिए, ताकि इन एलॉयज़ की, स्टील और ब्रॉन्ज की ये जो एलॉयज़ हैं इनकी क्या चीज़ इंक्रीज़ हो जाए, क्या चीज़ बढ़ जाए इनकी, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये कौन सी ताकत है, सॉलिड्स को, ये बाकायदा जब सॉलिड को बनाया जाता है ना, अगर आपको सॉलिड की ताकत देखनी है, देखें भाई आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक अच्छा सॉलिड और बुरा सॉलिड तो एक आम इंसान भी पहचान लेगा ना, क्या करेगा, तोड़ेगा उसको। जो सॉलिड जो है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर एक चौक ले लीजिए, वो भी सॉलिड है, उसको एक बच्चा भी तोड़ लेगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। एक आयरन का पीस ले लीजिए, उसको तोड़िए तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आपको पता है ठीक ठाक आपको ताकत लगानी पड़ेगी, हो सकता है किसी मशीन का या किसी टूल का इस्तेमाल करना पड़े तब जाके वो आयरन का पीस टूटेगा। तो ये टूटने में जो रेसिस्ट कर रही है ताकत, मिटा दूँ इसको, ये ब्रेक जो नहीं करने दे रही। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो आपने पढ़ा है ना न्यूटन का कानून, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन का रिएक्शन। अगर आप फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक अपोजिट फोर्स भी लगेगी, ये अपोजिट फोर्स जो है वो रेसिस्टिंग फोर्स है, मुज़ाहिम्मती कुव्वत है, इसको कहते हैं मुज़ाहिम्मती कुव्वत, रेसिस्टिंग फोर्स, जो कि ऐसा नहीं करने देगी। ये एक आयरन का पीस है, ये एक चौक है और ये एक आयरन का पीस है। इस चौक के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स आपने लगाई तो ये चौक का पीस भी इसके बदले में एक फोर्स लगाएगा। आपने जो फोर्स लगाई उसमें आप इसको तोड़ना चाहते हैं, ये चौक का पीस जो फोर्स मुखालिफत में लगाएगा वो फोर्स कौन सी होगी, वो रेसिस्टिंग फोर्स होगी। वो रेसिस्ट करेगी कि भाई मैं टूटूंगा नहीं। समझ में आ गई बात। अब आपने कम फोर्स लगाई, ऑब्वियस सी बात है चौक पे तो कम फोर्स लगेगी और ये टूट जाएगी। लेकिन जब आयरन का पीस होगा इस पे आप फोर्स लगाएंगे तो आपको ठीक ठाक फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये आयरन का पीस टूटेगा। इसका मतलब इस आयरन के पीस की जो रेसिस्टिंग फोर्स है, जो मुज़ाहिम्मती कुव्वत है, जो अपोजिट फोर्स है, जो अपोज करेगी इस फोर्स को, जो इसके खिलाफ लड़ेगी कि नहीं भाई मैं उसको तोड़ने नहीं दूंगी, वो बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई बात। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एक टूल है मेजर करने का, एक तरीका है, ठीक है, एक ताकत है जिससे आपको क्या पता लगता है, आपको चीज़ों की स्ट्रेंथ का पता लगता है। स्ट्रेंथ आपको ताकत का पता लगता है। स्ट्रेंथ टू अपोज टू ब्रेक, यानी कि ऐसी ताकत है ये, इसकी बाकायदा डेफिनेशन भी मैं भी आपको बताता हूँ, लिखवाता हूँ, मैंने लिखी हुई है। ये एक ऐसी ताकत है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि अपोज करेगी ब्रेक होने पर। तो होता क्या है कि जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ब्रॉन्ज है या स्टील है, जब ये फैक्ट्रीज़ में तैयार होती हैं तो बाकायदा एक स्पेशलिस्ट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, एक काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो चेक करते हैं। इससे क्या पता लगता है, मजबूती का पता लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो चीज़ ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे कि आयरन है, चौक की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, चौक ये वीक होगी। आप मार्केट में जब आयरन को भेजना चाहते हैं, आयरन के दरवाजे बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है आयरन को इस्तेमाल करने, उसकी ताकत ना।
तो आयरन की भी वैरायटी होती है, उसमें भी किस्में होती हैं। तो हर एक किस्म की जो आयरन की जो होगी उसकी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होगी, उसी हिसाब से उसकी कीमत का तयन किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है एलॉयज़ की बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उन एलॉयज़ में जो है इस सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ नोट कर लीजिए, मेरे पास है इसकी डेफिनेशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू ब्रेक, यानी कि मुज़ाहिमत, रेसिस्ट करेगा मटेरियल क्या होने में, कि वो ब्रेक ना हो, इसके लिए वो रेसिस्ट करेगा कि भाई मैं ब्रेक ना होऊंगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की कि वो ब्रेक नहीं होना चाहता, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई। इसके अलावा मेकिंग सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो है वो बनाने में, मेकिंग सेमी कंडक्टर्स ये बनाने में जो है वो सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। और ये सेमीकंडक्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं? सेमीकंडक्टर्स पिछले वीडियो में मैंने जो है वो तफसील से बात की है। यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़रूरत के वक्त आप जब चाहें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कंडक्टर बन जाती हैं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इंसुलेटर बन जाती हैं। कंडक्टर उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप सेमी कंडक्टर बना सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो वो इंसुलेटर बन जाएं, आप चाहें तो वो कंडक्टर बन जाएं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सेमी कंडक्टर्स कहलाती हैं। और सिलिकॉन का बहुत बड़ा किरदार है, सिलिकॉन से बनाई जाती हैं, आप ये समझ लीजिए। सेमी कंडक्टर जो हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। कहाँ पर इसका यूज़ है? इसका बहुत बम्बास्टिक किस्म का यूज़ है कंप्यूटर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की यानी कि बिजली के वो चीज़ें जिनमें बिजली का इस्तेमाल किया गया, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसमें आपकी इस्त्री है, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, हर वो चीज़ जिसमें बिजली का इस्तेमाल किया जाता है उसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और हर बिजली वाली चीज़, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इस्त्री है, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितनी भी हैं, सब के अंदर जो है ये सेमीकंडक्टर्स लाजमी लगे होते हैं। समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स जो है वो बैकबोन का किरदार अदा करते हैं। समझ में आ गई बात? और ये सेमीकंडक्टर्स किससे बनाए जाते हैं? ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर है, और जो है ट्रांजिस्टर्स और इसके अलावा सोलर सेल्स एटसेट्रा, सोलर सेल्स कौन से होते हैं? ये आप आजकल तो बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग है, तो वो जो प्लेटें लगी हुई होती हैं सोलर सेल्स कहा जाता है उनको। और वो जो प्लेटें लगी हुई होती हैं ये आपके, अगर आपके पास अभी भी कैलकुलेटर है तो आप देखें छोटा सा ग्रीन कलर का आपको एक हिस्सा नज़र आएगा कैलकुलेटर में। इतना बड़ा कैलकुलेटर होता है, यहाँ पर छोटा सा कोने पे ये एक पोर्शन बना होगा ग्रीन कलर का, आप देखें ये भी सोलर सेल है जो कि कैलकुलेटर में इस्तेमाल हो रहा है। यही सोलर सेल्स बड़े बड़े भी होते हैं जो कि घरों के ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि सनलाइट जो कि असल में लाइट एनर्जी हमें देती है। सनलाइट के अंदर क्या होती है? लाइट एनर्जी। तो सोलर सेल्स जो हैं इनका काम ये होता है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरीज़ लगी होती हैं उनमें स्टोर हो जाती है। उन्हीं बैटरीज़ के साथ हम तार लगाते हैं, अपने पंखे चलाते हैं, और छोटी मोटी बिजली की जो चीज़ें हैं वो सब वो चलती हैं। तो छोटी मोटी बिजली की चीज़ें जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? बैटरीज से। बैटरीज के पास वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? वो कन्वर्ट होके आ रही है सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी, कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और बैटरीज में सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और सोलर सेल्स जो हैं इनका काम है क्या? इसको कन्वर्ट करना, इसको तब्दील करना।
और ये सोलर सेल्स जो हैं इनके बनाने में भी सिलिकॉन का बहुत बड़ा किरदार है, सिलिकॉन इनको बनाता है। ट्रांजिस्टर्स की तफसील अभी नहीं बता सकता, हालांकि लिखी हुई है ट्रांजिस्टर्स। इतना बता दूं सिर्फ कि ये एम्पलीफाई करने का इस्तेमाल का होता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, बड़ा करना, बढ़ाना सिग्नल्स को या कम करना, या इसके अलावा स्विच ऑन ऑफ करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। अब ये आपके बात शायद किसी की समझ आ गई हो या सर पे से गुजर गई हो, बहरहाल इसकी डिटेल्स तो मैं अभी नहीं बता सकता। ये प्योरली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक इक्विपमेंट है। ये भी आप समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ये बैकबोन की हैसियत रखता है। ट्रांजिस्टर आपको हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर्स बनते किससे हैं? ट्रांजिस्टर्स बनते हैं सिलिकॉन से, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ठीक हो गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं। और सिलिकॉन का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मिटा दूं इसको। इसके अलावा सिलिकॉन का जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अब ज़रा एक चीज़ को समझ लीजिएगा, ये है हमारे पास सिलिकॉन, ये क्या है? एलिमेंट है। एक दूसरा भी सिलिकॉन है इससे मिलता जुलता, ध्यान रखिएगा, इसके साथ ई आ रहा है आखिर में। इसमें और इसमें फ़र्क है। ये सिलिकॉन है एलिमेंट, ये सिलिकॉन है वो चीज़ जो कि सिलिकॉन से मिलके बनी है। इसमें सिलिकॉन की मदद से ये सिलिकॉन बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कौन सी चीज़ है सिलिकॉन? ये हमारे पास रबर लाइक लिक्विड्स होते हैं। याद रहे, ये जो हमारे पास सिलिकॉन है ये सॉलिड है, ठीक है, और ये जो सिलिकॉन है ये रबर लाइक लिक्विड है। रबर लाइक ये लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि हाँ, इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन में फ़र्क है। ये सिलिकॉन आपको पता चल गया कि रबर जैसा लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। इस रबर लाइक लिक्विड या सॉलिड का, जिसको हम सिलिकॉन कह रहे हैं, इसके बहुत सारी जगहों पर यूजेस हैं। और ये रबर लाइक लिक्विड जो है, रबर की तरह का लिक्विड या सॉलिड जिसको सिलिकॉन कह रहे हैं, ये बनता किससे? इसी सिलिकॉन से ही बनता है। समझ में आ गई बात? तो इस सिलिकॉन के यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं देख लीजिए आप। एज अ ल्यूब्रिकेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ल्यूब्रिकेंट बताता जाता हूँ, अभी पहले भी बताया ल्यूब्रिकेंट, वैसे ही मैंने ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। वाटर रिपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। वाटर रिपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में होता है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में इस सिलिकॉन का, ठीक है भाई, रबर लाइक मटेरियल का। और इसके अलावा कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? पेंट्स में, वार्निशेस में। पेंट्स, वार्निशेस, इसके अंदर यूज़ होता है इस सिलिकॉन का। पॉलिशेस में यूज़ होता है। अब इनको मैं अलग अलग जो है वो आपको बता देता हूँ। ल्यूब्रिकेंट कौन सी हैं? ऐसी चीज़ें जो कि ल्यूब्रिकेट करती हैं, मतलब चिकना करती हैं, चीज़ों को चिकना करती हैं। ये कहाँ पर ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं? आप सोच लीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर जो ग्रीस इस्तेमाल हो रही है, ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी मशीनरियाँ हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें जो है वो ल्यूब्रिकेट रहें, वो चिकनी रहें। क्यों? क्योंकि वो जब चीज़ें काम करती हैं, हरकत करती हैं, वो पुर्जे जब एक दूसरे से टकराते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, रगड़ प्रोड्यूस होती है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। सर्दियों में आप क्या करते हैं? हाथों को मसलते हैं ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, रगड़, उससे क्या होता है? आपके हाथ गर्म होते हैं। एग्जैक्टली ज़रा सोचिए, जब ज़रा मशीनें जो काम कर रही हैं, इंजन्स जो काम कर रहे हैं, उनमें जो छोटे छोटे पुर्जे हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब रगड़ खा रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा? उससे उस इंजन में या उस चीज़ के अंदर आग लग सकती है, ठीक है। क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जब डेवलप हो जाएगी तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि आग लग जाएगी। तो ल्यूब्रिकेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन, रगड़ कम से कम हो। और सिलिकॉन जो है इसको हम ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रबर लाइक होता है, रबर की तरह का लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, बिल्कुल ठीक है। वाटर रिपेलेंट ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो वाटर को रेसिस्ट करें, वाटर को रेसिस्ट करें। अब समझ जाइए, आपके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं आप। वाटर प्रूफ घड़ियाँ भी हैं, वाटर प्रूफ मोबाइल्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पाइप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ लीकेज होती है उसको बंद किया जाता है। और
क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन जो है ये वाटर रिपेलेंट का काम करता है, यानी कि रेसिस्ट करेगा ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, रेसिस्ट करेगा, वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। तो वाटर रिपेलेंट्स जो हैं उनके बनाने में इसका किरदार है। ठीक है भाई। और क्या है इसके हवाले से, वाटर रेसिस्टेंस के हवाले से कुछ और भी चीज़ हैं, वो भी देख लीजिए। इसको हम कहते हैं ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट। हो सकता है ये एंट्री टेस्ट में, ये जो वीडियोस बन रही है ना, आप इनको एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। ठीक है। ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट कहा जाता है इसको, ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट। इन शॉर्ट इसको कहा जाता है DWR, DWR। ठीक है। क्या होता है ये एक जो है वो कोटिंग है। क्या है ये? कोटिंग के तौर पे, यानी कि सिलिकॉन की मदद से ये जब वाटर रिपेलेंट बनाया जाता है तो ये क्योंकि रबर की तरह होगा, पेंट की तरह होगा, आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि उसको पानी ख़राब ना करे तो आप उसके ऊपर ये कोटिंग इसकी कर दीजिए, वाटर रिपेलेंट की कोटिंग कर दीजिए, DWR की कोटिंग कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो चीज़ जो है वो वाटर प्रूफ हो जाएगी और उसमें पानी जो है वो ख़राब नहीं करेगा इस सिलिकॉन की वजह से। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? और जो है इसके अंदर हमारे पास ये भी हो गया, वाटर रिपेलेंट भी हो गया, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ये तो मैं पहले भी बात बता चुका हूँ, इंसुलेटर्स कौन से हैं? जिनमें से बिजली गुजरती नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें। आप जो बिजली की तार बनाते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक जो चढ़ी हुई होती है वो भी असल में इंसुलेटर ही है, लेकिन वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक और इसमें फ़र्क रखिएगा, सिलिकॉन एक अलग चीज़ है, प्लास्टिक एक अलग चीज़ है। सिर्फ प्लास्टिक वाहिद चीज़ नहीं है जो कि इंसुलेटर है। ठीक है। ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये भी इंसुलेटर है, लकड़ी है वो भी इंसुलेटर है, सिलिकॉन है ये भी इंसुलेटर है, हालांकि बना ये सिलिकॉन से। ठीक है। तो ये जो है इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स के तौर पे भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें से बिजली जो है वो न गुजरे। पेंट्स में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। वार्निशेस में जो है वो किया जाता है। वार्निशेस कहाँ की जाती हैं? ये लकड़ी के ऊपर की जाती हैं ताकि लकड़ियाँ जो है वो लकड़ी जो है वो स्मूथ हो जाए और ख़राब होने से बचे। ठीक है। वो लकड़ी का फर्नीचर जिनके ऊपर ये वार्निश हुई हुई होती है वो हल्का सा उनका जो है वो ब्राउन कलर हो जाता है, आपने शायद देखा हो, और उसकी वजह से वो लकड़ियाँ जो है वो ख़राब नहीं होती, उनको दीमक टर्माइट जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगती। पॉलिशेस इसी तरह, ये पॉलिशेस वो चीज़ें हैं जो आप चीज़ों को लगाते हैं ताकि वो शाइन हो जाएं। आसान सी बात है, शू पॉलिश को देख लीजिए, तो वो क्या है, वो आपके शूज़ को शाइन कर रही है। समझ में आ रही है बात? तो उसमें भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिलिकॉन जो है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, हो सकता है MCQs में ये आ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट सिलिकॉन कौन सा है? मिथाइल सिलिकॉन। ये मिथाइल सिलिकॉन कहलाता है, मिथाइल सिलिकॉन। ई का ध्यान रखिएगा, ये ई जो है आपने लाजमी लगाना है, ये मिथाइल सिलिकॉन कहलाता है। ये क्या है? मिथाइल सिलिकॉन असल में ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसको कहा जाता है? ये लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जो जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नो हाउ है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी हम 17 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे ना, लेकिन जिनको बायो में जिन्होंने पढ़ा हो तो ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स की चेन बनी हुई होती है इस तरह की। ये बड़ी बड़ी चेन्स जो होती हैं मॉलिक्यूल्स की, इनको पॉलीमर कहा जाता है। और जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, याद रहे ये भी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ये जो पॉलीमर है ये भी क्या है? बिग मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है। लेकिन ये बिग मॉलिक्यूल जो कि चेन की शक्ल में है, इसमें ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं ये छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर कहलाते हैं, मोनोमर्स। तो ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि एक ही जैसे होते हैं, एक ही नस्ल के होते हैं, सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं, एक ही नस्ल के होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं, तो ये सेम होते हैं सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिनको मोनोमर्स कह रहे हैं। ये आपस में जुड़ते रहते हैं और एक लंबी सी चेन जो बनती है उसको क्या कहते हैं आप? पॉलीमर या एक बिग मॉलिक्यूल। तो ये असल में मिथाइल सिलिकॉन जो है ये क्या है?
ये भी एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एक पॉलीमर है, ठीक है। और ये बनता किससे है? ये भी सिलिकॉन से ही बनता है। इसके अलावा आखिरी चीज़ इसके हवाले से बता दूं कि ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में इसका सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मिथाइल सिलिकॉन का नहीं। मिथाइल सिलिकॉन की बात मैं कर चुका कि ये जो है एक पॉलीमर है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो डिटेल्स इसके हवाले से यहाँ नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। आखिरी काम इसका, इसी सिलिकॉन का, कहाँ कहाँ इस सिलिकॉन का यूज़ किया जा रहा है। एक कॉमन सेंस की बात बता दूं आसानी से, आप किसी चीज़ को गर्म करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी चीज़ में ही करेंगे ना, हाथ में पकड़ के अपना हाथ चूल्हे पे तो रखने से रहे। ऑब्वियस सी बात है आप वो चीज़ जो गर्म करना चाहते हैं वो आप किसी और बर्तन में रखेंगे, किसी वेसल में रखेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे, किसी वेसल, वेसल कहते हैं पॉट को या बर्तन को। लेकिन ये पॉट या बर्तन जो है वो क्या होता है? स्पेशल होता है, स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप इसको, ये कहाँ नज़र आएगा आपको? ये लैब में आपको मिल जाते हैं। इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है क्रूसिबल्स। क्या कहा जाता है इनको? क्रूसिबल्स। तो ये सारे के सारे जो वेसल्स हैं, जो पॉट्स हैं, जो बर्तन हैं जो कि लैब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको क्रूसिबल्स कहा जा रहा है। और ये क्रूसिबल्स जो लैब में इस्तेमाल हो रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? चीज़ों को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। आप चीज़ को मेल्ट करना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, उसमें भी आपको हीट की ज़रूरत है और बॉयल के लिए भी आपको हीट की ज़रूरत है। तो ये जो बर्तन हैं इस तरह के, ये क्रूसिबल्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास एक चाइना डिश भी होती है लैब में, ठीक है। तो इन वेसल्स को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव मटेरियल, रिफ्रैक्टिव मटेरियल। और ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो है ये किससे बनता है? ये इसी सिलिकॉन से बनता है। और ये सिलिकॉन क्या है? वही रबर लाइक सॉलिड या लिक्विड है। और ये सिलिकॉन रबर लाइक या सॉलिड लाइक लिक्विड जो है ये किससे बना है? ये सिलिकॉन से बना है, जो कि एक एलिमेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो सिलिकॉन एलिमेंट की मदद से आपने सिलिकॉन बनाया और सिलिकॉन की मदद से आपने क्या किया? रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स बनाए। और ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप? उन सारी जगहों पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ों को गर्म करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को हीट देना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि जिन चीज़ों को आप हीट देना चाहते हैं, जिन चीज़ों को पिघलाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को बॉयल करना चाहते हैं, जिन बर्तनों में आप उन चीज़ों को रखेंगे वो भी बड़ी मजबूत किस्म के बर्तन हों, वो क्रूसिबल्स। और ऐसे सारे मटेरियल्स रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि उनका बेसिकली काम ही ये है, ठीक है भाई। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इसके अलावा और बता दूं आपको ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है क्रूसिबल्स में। फायर ब्रिक्स में, जो भट्टियाँ होती हैं, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, वो एक कोने में जो है ना वो भट्टी लगी हुई होती है। क्या होता है? कोने में चूल्हा जल रहा होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़बारी पड़ती है, तो घरों में, रूम्स में उन्होंने कोने में जो है ना वो आग जलाई हुई होती है। एक दीवार के अंदर छोटा सा खाना सा बना हुआ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ईंटें लगी हुई होती हैं, ब्रिक्स। वो ब्रिक्स जो है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती हैं? वो ख़ास किस्म की ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। उन ब्रिक्स को फायर ब्रिक्स कहा जाता है कि आग जो अंदर जलती है उससे वो ब्रिक्स जो हैं वो महफूज रहती हैं, ठीक है। और वो ब्रिक्स किससे बनी हुई होती हैं? वो भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल से बनी हुई होती हैं। बहरहाल ऐसी सारी चीज़ें जिनको आप चाहते हैं कि वो हीट से ख़राब ना हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो किससे बनी होती हैं? वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल से बनी होती हैं, जो कि सिलिकॉन से मिलके बनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिलिकॉन का पार्ट 6 हो चुका, पार्ट 7 के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे किसको? पार्ट 7 के अंदर हम सिलिकॉन के एक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जिसको सैंड भी कहते हैं। पिछली वीडियोस में मैं उनका हवाला भी दे चुका हूँ। सिलिका जिसको कहा जाता है, हम सिलिका को डिस्कस करेंगे, जिसकी एक टाइप जो है वो सैंड भी कहलाती है। नॉर्मली सिलिका को लोग सैंड समझते हैं कि भाई ये रेत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिलिका सिर्फ रेत नहीं है, सिलिका बहुत सारी किस्मों का होता है, जिसमें से एक किस्म रेत है। तो सिलिका को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।